हाँ भाई, आज स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 10, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा। ओके, तो इसको समझने पे ज्यादा जोर दीजिएगा, क्योंकि कहानी आप कितनी याद कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये गारंटी है कि अगर ध्यान से समझेंगे तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले इसमें हम कुछ टर्म्स इस्तेमाल करेंगे, उसके बारे में समझते हैं। पहला टर्म इसमें आएगा आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, आई वेक्टर। समझिएगा जरा, कोई बात समझे पहली का। देखिए, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, किस में रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट हो जाता है या रिपल भी हो जाता है। दोनों केसेस होते हैं, अट्रैक्ट भी होता है और रिपल भी होता है। ओके, अब ये हुआ क्यों? जैसे कि अगर हम सपोज करें आयरन के बारे में, तो आयरन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, वो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में तेजी से खिंचाता है। लेकिन अगर वहीं हम कॉपर की बात करें, तो कॉपर तो आपको लगता है मैग्नेटिक फील्ड में कुछ भी नहीं होता उस पर, लेकिन ऐसा नहीं है, उस पर भी होता है। बहुत मामूली सा होता है, इतना मामूली सा होता है कि हम देख नहीं पाते हैं, हम देख नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि होगा नहीं, उसमें भी मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट होता है। तो लगभग हर एक एलिमेंट पे कुछ न कुछ मैग्नेटाइजेशन का इफेक्ट होता है। ठीक, ऐसा होता क्यों है? मटेरियल्स बने हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं वो सब बने एटम से बने। एटम के अलावा कोई और चीज है? एटम के अंदर है दो चीजें, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स। अब जरा बताओ, पीछे वाले चैप्टरों में हमने यही तो पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज यानी कि करंट जब चलती है तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब डेवलप्ड होता है कि नहीं होता है? अब एक बात बताइए, जितने भी एटम हैं, कोई ऐसा एटम इसमें इलेक्ट्रॉन रुका हुआ हो? सब में इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की, नहीं होती है? एक क्लॉक चल रहा होता है तो कोई एंटी क्लॉक चल रहा होता है। अब उनके चलने से एक बात बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा? बस बहुत कमजोर होगा, कोई बात नहीं, होगा तो ना। नहीं और कमजोर में फर्क है, कमजोर होगा लेकिन होगा। तो जब तुम बाहर से फील्ड लगाओगे तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट पे या इनके मोशन पे कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? जो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में बेचारा चुपचाप घूम रहा है, जब तुम बाहर से कोई मैग्नेटिक मोमेंट लगाओ तो उसके अंदर कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। समझ रहे? यही इस चैप्टर का बेस है, सारा खेल इलेक्ट्रॉन से है। मैंने बहुत दिन पहले एक बार कहा था स्टार्टिंग में कि इलेक्ट्रॉन को समझ गए, समझ लो आधी फिजिक्स किताब खत्म हो गई। और अभी शुरू से लेकर के अभी तक 10वां चैप्टर आ गया है। इलेक्ट्रॉन के अलावा किसी ने कोई हरकत करी? कहीं बेचारा प्रोटॉन आया कि लाओ हम भी कुछ दिखा दें? आया? अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो समझ लो इलेक्ट्रॉन कितना इंपॉर्टेंट है फिर। ओके, अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। देखिए, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ऐसे मटेरियल जिसपे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो उसमें मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट हो कुछ ना कुछ, आइदर इन केस रिपल्शन हो चाहे अट्रैक्शन, कुछ भी हो, होना चाहिए। बेटा जब ये चीज उसके अंदर होगी तो उसके अंदर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ जाएगा एक मैग्नेटाइजेशन। क्या आ जाएगा? मैग्नेटाइजेशन। ओके, जिसको हम लोग सिंपली बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मूवमेंट। तो जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाता है। इसी मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं।
क्या बताया मैंने, डिफिनेशन बस एक ही लाइन की है और पूछी नहीं जाएगी कोई भी, ये सब टर्म्स यूज होंगे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे एक्सटर्नल, तो उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। इसी मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ, ओके डालिए हेडिंग, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके लिखिए, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल, व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल, when a magnetic material is placed in an external magnetic field, is placed in an external magnetic field, then magnetic moment is developed in it, then magnetic moment is developed in it, full stop, full stop. Magnetic moment per unit volume, magnetic moment per unit volume, per unit volume of substance is known as intensity of magnetization. Intensity of magnetization ब्रैकेट में कैपिटल आई। ओके, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, I इज इक्वल टू एम अपॉन वी। अच्छा, I एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर था नहीं था, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर था, तो I भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो I वेक्टर अगर हमें निकालना हो इन वेक्टर फॉर्म, अगर हम इसको वेक्टर में लिखना चाहें तो I वेक्टर क्या हो जाएगा, M वेक्टर अपॉन V। क्या हो जाता है, M वेक्टर अपॉन V। ओके, आगे देखिए, यूनिट अगर हम निकालना चाहें भाई, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट क्या थी, किसी को याद है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड। वॉल्यूम की मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर से क्यूब कट गया, क्या बचा, एम्पियर पर मीटर, ये क्या आ गया, यूनिट। डायमेंशन L-1 A, मीटर की L नीचे से ऊपर -1, ओके, L-1 A। ठीक भाई, कोई दिक्कत, आगे देखो। इन केस ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के केस में, बार मैग्नेट के केस में M पढ़ाया था हमने तुम लोगों को, M इंटू 12 बार मैग्नेट बना लेते हैं ये लोग, ये बार मैग्नेट बना लिया। ठीक है, इसके साइड साइड का मोमेंट कितना है, +1, और सॉरी पोल डिस्टेंस कितनी, +M और -M, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12। मान लेते हैं कि साइड का जो एरिया है वो कितना है, कैपिटल ए, कितना है, कैपिटल ए, तो M बराबर M इंटू 12 लिख देंगे, और वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू 12। वॉल्यूम बराबर तो ये होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ है दोनों के बीच की 12। ओके, तो एरिया इंटू 12, तो I बराबर कितना आ गया, I बराबर यहां पे रख देते हैं M इंटू 12 अपॉन A इंटू 12, 12 कैंसिल, I बराबर क्या आ गया, M बाई
ए। क्या गया भाई? m बाई ए। तो यहां से आपकी एक छोटी सी डिफिनेशन और बन गई इसी इंटेंसिटी की बार मैग्नेट के टर्म में। क्या बन गई बताइए? मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया, और इसको भी हम क्या बोलेंगे? आई। ठीक है, अगर हमको बार मैग्नेट के केस में पूछा जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं, पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट एरिया। ओके, नोट कर लो। बताता हूं, चलिए अब दूसरी हेडिंग देखिए, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और इसका दूसरा नाम है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, कैपिटल एच वेक्टर। क्या है ये? कैपिटल एच वेक्टर। ओके, अब जरा इसके बारे में सुनिएगा। देखिए, तीन चीजें होती हैं, तीनों कायदे समझ लीजिए। ठीक है, एक होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग कह सकते हैं नेट मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसको हम लोग एच बोलते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और तीसरा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये तीनों अभी बिल्कुल सपाट क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक है, ये तीनों हम लोगों पे लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं जरा सुनिएगा, कैसे लग रहे सुनिए। जो हम पढ़ा रहे हैं पूरी सारी बातें, ये है आपकी टोटल मैग्नेटिक फील्ड, सब अंदर बाहर सब पूरे तरीके से, है ना। ये नेट है जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम बातें बता रहे हैं, ये सारी नेट मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। जो जितनी मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हो बाहर से, वो है मैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप लोग सामने बैठे हुए ये लोग मैग्नेटिक मटेरियल हो, ये क्या हो? मैग्नेटिक मटेरियल हो। कुछ ज्यादा है और कुछ के अंदर कम है, दोनों टाइप के हैं, नहीं है? कुछ लोगों को ज्यादा मैग्नेटाइजेशन आ रहा है, कुछ लोगों को कम आ रहा है। मतलब कुछ लोगों को ज्यादा बातें समझ में आ रही हैं, कुछ लोगों को कम बातें समझ में आ रही। अब उस बातें समझने में भी जरा बात समझिएगा। अब हमने जो पूरी एकदम पूरी क्लास ली, पूरा लेक्चर लिया, इसमें कंटेंट जो आपके काम का था, जो आपके काम का था, और बकवास भी करी बहुत सारी, है ना। हाँ बोल रहे हो, बकवास नहीं करूंगा फिर समझ लो, फिर कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा। तो जो बकवास करी और जो कंटेंट मिला, दोनों को अगर सेपरेट कर दिया जाए, तो जो कंटेंट मतलब जो आपके काम की मैग्नेटिक फील्ड है, वो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड एक ही मैग्नेट पे नहीं लग जा रही है। इसमें जो कुछ सब चीजें हैं, उसमें से जो पार्ट उसका काम कर रहा है बाहर वाली टोटल मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, सारी काम नहीं कर रही है, सारी जो है वो बी है, जो वर्क कर रही है वो कितनी है? एच है। और इसके बाद आपके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है आई। समझ ली बात? पूरे 45 मिनट में जो कुछ बताया वो बी है, ठीक है। उसमें 40 मिनट काम की बात बताई, वो एच है, ठीक। 5 मिनट को आप स्टेज में हटा दीजिए, एच है। और उस एच से जितना आपने ग्रैप्स कर लिया, जितना आपने समझ लिया था, वो क्या था? वो आई था। वो क्या था? आई था। बात समझ में आई तीनों चीजों की? ठीक है, पूरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, जो पार्ट काम करे वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस काम से जितना जो है मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम मटेरियल में आ जाए, वो इंटेंसिटी। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर? चलिए राइट डाउन लिखिए, लिखिए द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, the strength of external magnetic field to magnetize the substance
द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू मैग्नेटाइज द सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई एच वेक्टर, is represented by H vector known as magnetic intensity और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, गिवन बाई अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों? देखो, H वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस I। क्या होता है? H वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस I। फॉर्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है और हमारे यहाँ है भी नहीं। ठीक है, अब इससे हम जरा यूनिट अगर इसकी बता दें तो आप लोग भाई पहली यूनिट तो यहाँ से टेस्ला की रखें, म्यू नॉट की रखें, सॉल्व करें। ये है आम जिंदगी। अब आते हैं मिनटों जिंदगी पर। मिनटों जिंदगी में मैंने आपको बताया था जिन टर्म को जोड़ा या घटाया जाता है उसकी डायमेंशन, उसकी यूनिट क्या होती है? सेम होती है। तो मिनटों जिंदगी के हिसाब से एच की डायमेंशन वही होगी, यूनिट वही होगी जो आई की है, और आई की अभी मैंने थोड़ी देर पहले निकाली, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, ये है मिनटों जिंदगी। वरना रख के टेस्ला रखो, नीचे की रखो, काटो पीटो, आंसर बता लो, नहीं तो ऐसे लिख दो। ओके, ओके, ठीक है भाई, मैं मालूम। आगे देखो, अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट देखिए, फॉर वैक्यूम। हाँ भाई, वैक्यूम में बताइए मटेरियल होगा? अगर ये पूरी जगह खाली है और हम यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं तो कोई आई होगा नहीं होगा? यस, कौन कुर्सियों में आई जाएगा? भाई वैक्यूम में मटेरियल ही नहीं होगा, और जब मटेरियल नहीं होगा तो आई कितना? 0। तो H बराबर क्या आ जाएगा? B बाई म्यू नॉट। क्या आ जाएगा? B बाई म्यू नॉट। नोट कर लो, B बाई म्यू नॉट। अरे ठीक है, ठीक। अब देखिए, सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जाती है, सुन लीजिए, वो की जाती है सोलेनॉइड से। किससे की जाती है? सोलेनॉइड से। फॉर सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बताओ भैया पीछे। हाँ भाई, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ले कुछ पूछ लो बस खाली। इधर बताओ, हाँ तुम बताओ, सीट पर पढ़वा रही थी हैं? नॉर्थ टू साउथ होती है। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बता लड़की। ये तो ढूंढ नहीं जल्दी जल्दी, इससे पहले चलो भाई, तुम लोगों से पूछने से बेहतर है कि हम बता दें। मी बराबर म्यू नॉट NI होता है। ओके, नहीं याद है तो पढ़ लो, पढ़ लिया है तो याद कर लो। अब इसको देखो, H बराबर म्यू नॉट NI की जगह पे हम यहाँ रख दें तो म्यू नॉट NI बाई म्यू नॉट कट गया, H बराबर क्या आ गया? NI। H बराबर NI। और ये क्वेश्चन पेपर में आई कभी कभी, इस पे क्वेश्चन आता है। ओके, बस लास्ट देखो इसमें, इधर देखो, इधर इस इक्वेशन से
अगेन H बराबर अभी हमने बताया B अपॉन म्यू नॉट माइनस आई, ये आई उधर भेज दो, तो B अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, H प्लस आई, म्यू नॉट उधर जाएगा तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस आई। और ये फॉर्मूला कई बार एमसीक्यू में आई, कई बार ये फॉर्मूला एमसीक्यू में पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन बी एच एंड आई। ये नहीं लिख के देते, ये लिख के देते हैं। ओके क्या हुआ, क्यों इतना मुस्कुरा रही हो, क्या ऐसा गम है जो छुपा रही हो? रफ कर दें, क्योंकि भाई अक्सर बचपने की मुस्कुराहट होती थी हंसी, ठीक है, और जिस उम्र के पड़ाव में आप लोग हैं उस समय आधे लोग हंसना भूल चुके हैं, बच्चे वे लोग धीरे धीरे भूल रहे हैं, ठीक है। नहीं, कुछ लोगों के पास तेरा साथ हो तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ज्यादातर लोग दूसरों को दिखाने के लिए कि कौन यार थ्योरी पूरी एक्सप्लेन करे, हंस दो, खत्म करो, बात खत्म करो, हैं कौन सवाल के जवाब दे, इसलिए मुस्कुरा के चल देता हूं मैं। चलो नहीं, इधर देखो, अगली हेडिंग है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या है नाम? नहीं सही से बोलो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, टंग ट्विस्टर, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रिप्रेजेंटेड बाई काई एम। इसको क्या बोलते हैं? काई, और नीचे लगा लिया एम, एम फॉर मैग्नेटिक, काई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। गहन चीज लग रही कुछ, है ना? ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है गाइस? इधर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपका रिजल्ट 0 है भाई। अभी देखो, हमने 3 तुम लोगों को चीजें बताई ना, मैग्नेटिक इंडक्शन या टोटल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H, और लास्ट में आई। H वो है जो पढ़ाया जा रहा है, I वो है जो आपको आ रहा है, तो इन्हीं बात का रेशियो तो रिजल्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? वही काईएम होता है। तो देखो क्लास, काईएम क्या होता है? काईएम इज द रेशियो ऑफ I बाई H। काईएम क्या होता है? रेशियो ऑफ I बाई H, ठीक है। तो लिखो, लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of intensity of magnetization I, intensity of magnetization I to the magnetic field strength H, to the magnetic field strength H, magnetic field strength H. Okay, write down the formula, chi m is equal to I by H, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं I is equal to chi m into H, लिख सकते हैं। अच्छा, I और H दोनों वेक्टर है, तो इसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं, इन वेक्टर I वेक्टर इज इक्वल टू chi m into H वेक्टर। ठीक, ओके, नोटेड। तो बेटा काईएम क्या है? रिजल्ट, क्योंकि आई क्या है? वो जो समझ में आया, एच क्या है? जो बताया गया,
ठीक है, अब यहीं से एक गड़बड़ी हो जाती, मान लो एच ही गलत बता दिया जाए तो आई कैसे सही होगा, और जब आई सही नहीं होगा तो रिजल्ट फिर खराब ही होना है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेटिक। ये बस वही लोग समझ पाएंगे जो समझ सकते हैं, पर तुम लोग बहुत समझदार हो भाई, कितने समझदार होते जा रहे हो तुम लोग। अगली हेडिंग डालो, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी। मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी म्यू। मैग्नेटिक, अगली वाली हेडिंग है परमियाबिलिटी म्यू। ओके, म्यू क्या होता है? म्यू होता है आपका B/H। क्या होता है? B/H। सुनिएगा भाई, इसको क्लास से रिलेट कर रहे थे, थोड़ा टॉपिक बार बार नहीं करेंगे, म्यू नहीं कर रहा हूँ, अमूरा बन गया। म्यू इज इक्वल टू B/H, ठीक है। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज परमियाबिलिटी म्यू, और ये किसी सब्सटेंस की होती है। किसकी होती है? क्योंकि वैक्यूम की म्यू नॉट होती, वो हम पीछे लिख चुके थे, वो भी B/H ही था, वो भी B/H है, लेकिन वो कहाँ है? वो है वैक्यूम में, और ये कहाँ है? मीडियम में। ये कहाँ है? मीडियम में। लिखिए, मैग्नेटिक परमियाबिलिटी हेडिंग डाली, लिखिए द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B, मैग्नेटिक इंडक्शन B टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ H is known as मैग्नेटिक परमियाबिलिटी म्यू। ओके, अब फॉर्मूला लिख लेंगे इसका, बहुत सुकून का फॉर्मूला है, कोई मसला तो है नहीं। अब बात करें इसकी यूनिट की, बताइए इसका कोई यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में हम लोगों ने यूनिट नहीं लिखा है, बताओ क्या आएगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यूनिट लिखना भूल गया मजाक मजाक में, क्या आएगा बताओ? ऊपर है I, नीचे है H। नंबर जो आते हैं वो नंबरों में आते हैं, यूनिटों में तो आते नहीं है, वो बात अलग है। नीचे लाल रंग से यूनिट लिखा हो FAIL या PASS लिखा होता, नहीं लिखा होता है, लेकिन क्या नहीं, जो पहले होने वाला नहीं होता है ना, पहले वाले हमारे पास कोई स्टूडेंट ही नहीं, दूसरे नंबर वाले हैं। सुना नहीं, सितारे जमीन पर एक से बले दो, टू तो 2 है ना, ठीक है। तो उसकी कोई यूनिट नहीं होती, लिख लो, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती। किसकी कोई यूनिट नहीं होती है? हाँ बोलो बोलो, एक बताओ, वर्ड नहीं बोल पा रहे हो। ससेप्टिबिलिटी, हाँ ओके, चलिए कोई बात नहीं, इसके बाद में टंग ट्विस्टर करेंगे। तो इसकी यूनिट देखिए, बी की यूनिट होती है, क्या होती है? शायद न्यूटन पर एम्पियर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला होती है, लेकिन न्यूटन में भी होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और एच की क्या यूनिट होती है? एम्पियर मीटर। एम्पियर पर मीटर है कि एम्पियर मीटर था? पर मीटर। तो ये दोनों पर उड़ गए, ठीक है, मीटर मीटर उड़ गए, क्या बचा? न्यूटन पर। ठीक है, देखो कितनी आसानी से मैंने पर उड़ा दी है, जिसके लिए तुम लोगों को बार बार सुनना पड़ता होता, घर में कई लोगों को सुनना पड़ता, नहीं पड़ता है? बहुत पर निकल आए हैं, नहीं तो निकले ही नहीं है, तो तुम्हारी निकल के भी उड़ पाओगी नहीं परी की तरीके। ओके, डायमेंशन भी निकल आएगी इसकी, कौन बताएगा?
हाँ बताओ। ml A-2 है ना, 11 - 22 लिख चुके हम लोग ऑलरेडी पीछे एक बार, जब म्यू नॉट पढ़ाया था तब लिखा था 11 - 22। ओके, नेक्स्ट हेडिंग रिलेटिव परमियाबिलिटी। रिलेटिव परमियाबिलिटी, रिलेटिव परमियाबिलिटी लिखिए रेशियो ऑफ permeability of any medium, permeability of any medium to the permeability of free space, to the permeability of free space, ratio of permeability of any medium to the permeability of free space, free space। ठीक, फॉर्मूला लिख लो, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। ओके ओके, नेक्स्ट हेडिंग। अब इसका कोई यूनिट नहीं है, म्यू और म्यू नॉट दोनों की सेम यूनिट होगी, कट जाएगी, तो इसका कोई यूनिट नहीं है। इतने सारे फॉर्मूले पढ़ लिए तो आपस में थोड़ा बहुत तो रिलेशन निकालना बनता है कि नहीं, है ना। खाली डिफिनेशन पढ़ ली है, और ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप लोग बिना मैथमेटिक्स कुछ पढ़ रहे हैं। रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड काई एम, म्यू आर और काई एम के बीच का रिलेशन देखिए, कतई हलवा, ठीक है, झूठ मूठ में, लेकिन सच्ची में हम जानते हैं B बराबर म्यू नॉट H प्लस आई। ओके, अब हमने क्या किया, यहां पर राइट साइड से पहले देख लो फिर छाप लेना, 1 प्लस आई बाई एच, एच कॉमन ले लिया, तो यहां पर एच था तो निकल गया, यहां पर एच था नहीं तो डिवाइड हो गया। तो कॉमन लेते हैं तो जो चीज ना हो तो उससे डिवाइड हो जाता है, तो ये आई बाई एच हो गया, ये B बराबर, अब ये एच नीचे फेंक दिया बहुत अच्छे से, तो B बाई एच इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस आई बाई एच हो गया। इसको अच्छे बच्चों की तरीके इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब देखो ये दो फार्मूले आ गए, अभी हमने पढ़ाया म्यू बराबर होता है B बाई एच होता है, और काई एम बराबर होता है आई बाई एच, यस और नो होता है। अब देखिए आगे, देखिए इन दोनों को रख दिया, म्यू B बाई एच की जगह, सो फ्रॉम 1 B बाई एच की जगह म्यू रख दिया, ये है म्यू नॉट, ये हो गया 1 प्लस काई एम। एक ये भी रिलेशन है, लेकिन ये वो रिलेशन नहीं जो हमें चाहिए, ठीक, ये अपॉन में कर लो, म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, और अभी जस्ट हमने फॉर्मूला लिखा म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होता है, म्यू आर, और ये कितना हो गया 1 प्लस, ओके, और ये 2 नंबर में आया है पेपर में प्रूफ करने को। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है ये, और कोई कहे कि इसको रट सकता है तो नहीं रट सकता है, लेकिन बहुत मेन बातें बता रहे हैं, उसको ले करके लिख जरूर सकते हो, क्योंकि इसका अक्सर क्वेश्चन थ्योरी वाला 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में आया है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो बेसिकली, पहले पूरी बात सुन लो कायदे से फिर लिखना। मैग्नेटिक मटेरियल बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला मटेरियल है डायामैग्नेटिक, ओके, दूसरा मटेरियल है पैरामैग्नेटिक, और तीसरा है आपका फेरोमैग्नेटिक, ओके। अगर 1 नंबर का आपसे बेसिक डिफरेंस पूछा जाए तो डायामैग्नेटिक क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल
जो किसी एक्सटर्नल फील्ड में फील्ड की अपोजिट दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में स्लाइटली का मतलब मामूली सा, कैसा, मामूली सा रिपल हो जाते हैं या चले जाते हैं, मामूली सा मैग्नेटाइज हो जाते हैं, स्लाइटली मैग्नेटाइज हो जाते हैं अपोजिट। कौन? डाया। पैरा वाले जो हैं वो आपके फील्ड की डायरेक्शन में स्लाइटली मैग्नेटाइज होते हैं यानी अट्रैक्शन शो करते हैं, ये रिपल्शन शो करते हैं। और लास्ट में फेरोमैग्नेटिक, ओके, लास्ट में आपके फेरोमैग्नेटिक, ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन शो करते हैं यानी ये पैरामैग्नेटिक का अपग्रेडेड वर्जन है। तो डायामैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में मामूली सा यानी स्लाइटली वीकली मैग्नेटाइज होते हैं अपोजिट डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में लेकिन ये भी कमजोर, और ये सेम डायरेक्शन में लेकिन बहुत मजबूत, ओके, बहुत मजबूत। ठीक है, ये आपके तीनों चीजें हैं। ये तो बेसिक डिफरेंस है तीनों के बीच में, डाया, पैरा और फेरो के बीच में। ठीक, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, आया, लिख लोगे, काम खत्म, एग्जाम्पल बता देंगे वो लिख लोगे, फिनिश। लेकिन ये बात नहीं आएगी, बात आती है इसकी लॉन्ग क्वेश्चन की। डाया, पैरा और फेरोमैग्नेटिक्स को लॉन्ग अगर आपको पूरा एक्सप्लेन करना है 5 मार्क्स में आ गया इन केस, ठीक है, तब क्या बताएंगे? तब क्या एक लाइन में काम चल जाएगा? नहीं, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो भी पढ़ेंगे, वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आखिरकार जाने कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल बनते कैसे हैं, आखिरकार इनके अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये डाया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिटली मैग्नेटाइज होने लगे। ये वाले में क्या हुआ, जो आपके फील्ड में होने लगे, और ये वाले में क्या हुआ यानी कि ये बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होने लग गए। तो इन तीनों में आखिरकार हुआ क्या? खेल सारा मैंने कल बताया था किसके ऊपर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। सारा बवाल किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ये तीनों मटेरियल इलेक्ट्रॉन से बने होंगे, इनके मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं होंगे? और इलेक्ट्रॉन जब होता है तो इलेक्ट्रॉन चुप पे बैठता नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो आपके स्पिन करता ही रहता है, चलता ही रहता है, स्पिन करता ही रहता है, वो चलता ही रहता है। ठीक है, चाहे आप क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉक चले, वो चलता रहता है, रुकता कभी नहीं है। अब बात करते हैं सबसे डाया की। देखिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट पेयरिंग हो, मतलब उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सारे पेयर्ड हो, सारे क्या हो? पेयर्ड हो। और पेयर्ड ज्यादातर वही होंगे 90% जो आपके इवन इलेक्ट्रॉन पजेस करते हो। मान लो किसी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगी, दो की हो जाएगी, ओके। लेकिन अगर 11 हो तो ऑब्वियस सी बात है कि 11 की तो पेयरिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, एक अनपेयर्ड रहेगा ही रहेगा, ओके। तो मोस्टली इसमें वो एटम्स आएंगे जिनके पेयर कंप्लीट हो यानी इवन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक। तो पेयरिंग कंप्लीट होगी। अब पेयरिंग कंप्लीट में एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज चलता है और एक एंटी क्लॉक, एक क्लॉक चलेगा और एक एंटी क्लॉक। तो बेटा जो भी इलेक्ट्रॉन चलेगा वो अपने ऑर्बिट में एक मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? एक चार्ज, और चार्ज जब एक सर्कुलर ऑर्बिट में चलेगा तो वो एक लूप की तरह बिहेव करेगा, और लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। लेकिन पेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक, तो दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट होंगे अपोजिट, होंगे नहीं होंगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, एक का मैग्नेटिक मूवमेंट अगर ऐसे बाहर है तो एक का ऐसे अंदर हो जाएगा। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की अभी बताएंगे रूल कैसे निकालते हैं, ठीक। तो एक का होगा एक डायरेक्शन में, दूसरे का होगा। अब जब दोनों इक्वल अपोजिट मैग्नेटिक मूवमेंट होंगे तो क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और क्या मिलेगा? कुछ नहीं, 0 सन्नाटा। यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल अगर सादे सूदे पड़े हुए हैं तो इनमें किसी भी तरीके का मैग्नेटाइजेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे कि कॉपर, लकड़ी डायामैग्नेटिक का एग्जांपल है,
कॉपर डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल है, ठीक, ओके, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप कॉपर के पास में कोई भी दूसरा कॉपर ले जाइए, अट्रैक्ट होगा, रिपल होगा, कुछ भी होगा, नहीं होगा। अब बात करते हैं आखिरकार ऐसा क्या हुआ। अब जब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई तो मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी, ठीक। सपोज कर लेते हैं, अभी हम इसको पूरा डायग्राम बनाएंगे, हल्के में ऐसे देख लेते हैं, सोच कर लेते हैं कि एक ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहा है इस डायरेक्शन में, और एक ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी। जब हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तो एक्सटर्नल फील्ड इन दोनों को, क्योंकि ये चलते हुए इलेक्ट्रॉन है, और जब चलते हुए इलेक्ट्रॉन से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, कौन सी, F बराबर QVB मैग्नेटिक फोर्स लगती है, साइन थीटा भी होता है, ओके, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। अब इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से क्या इसकी वेलोसिटी नहीं चेंज हो जाएगी, इसकी भी चेंज हो जाएगी। तो जो एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं वो क्या करते हैं, जो पेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, कोई की बढ़ा देते हैं और कोई की घटा देते हैं। और स्पीड पे करंट डिपेंड करती है, करती नहीं करती, I बराबर EV/2πr। और जब करंट मैग्नेटिक मूवमेंट पर डिपेंड करती है तो स्पीड बढ़ने और घटने से इनके मैग्नेटिक मूवमेंट जो इक्वल और अपोजिट थे वो अपोजिट तो रहते हैं लेकिन अब अनइक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अनइक्वल। मान लो इसका पहले था m, इसका मैग्नेटिक मोमेंट था, इधर सपोज कर लो m था और इनका इधर था m। एक रफली बना रहे भी तो डायरेक्शन देख के बनाएंगे, एक ऊपर m था एक नीचे m था। इनकी वेलोसिटी बढ़ के v प्लस डेल्टा v हो गई तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ के m प्लस डेल्टा m हो गया। इनकी वेलोसिटी घट के v माइनस डेल्टा v हो गई तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट घट के m माइनस डेल्टा m हो गया। मतलब ये कुछ बढ़ गया, ये कुछ घट गया। अब जब डिफरेंस निकालेंगे तो 2 डेल्टा m का डिफरेंस आने लगा। जो बिना मैग्नेटिक फील्ड के था 0, मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद आ गया। और यही तो मैग्नेटिक मोमेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद आया। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है इसकी डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट होती है और बहुत कमजोर मात्रा में होता है। तो इसीलिए डायामैग्नेटिक मटेरियल फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, वो भी स्लाइटली, मामूली सा। ओके, आई बात समझ में। अब ये पूरा लिखना है, ये एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, ठीक, लेकिन बस ऐसे ही याद रहेगा तो लिख लोगे और नहीं याद रहेगा तो रट तो नहीं पाओगे। अब बात करते हैं पैरा भाई साहब की। अब इवन वाले इन्हें ले लिए, अब कौन बचे, ऑड वाले। कौन बचे, ऑड वाले। तो ऑड वाले पैरा ले लेते हैं। अब ऑड वाले में 100% एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होगा, एटलीस्ट एक अनपेयर्ड तो होगा ही होगा ना। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक ऑर्बिट में घूमेगा और उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को काटने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन वहां पे प्रेजेंट नहीं है। यानी उसका एक जो छोटा सा लूप है वो एज अ करंट लूप के काम करेगा और उसमें क्या होगा, छोटा सा डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। ऐसे ही मान लो 2000 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अंदर, 2000 5000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। तो सबके पास में थोड़ा 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 मूवमेंट होगा, लेकिन ये सारे लोग मतलब सारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक डायरेक्शन में नहीं होता है, रैंडम होता है। कोई इधर, कोई इधर, कोई उधर, तो कोई उधर, हर तरफ, ठीक है। क्या होता है, रैंडम होता है, ठीक। अब जब ये रैंडम है तो बेटा रैंडम चीजें तो कैंसिल हो जाती है। तो किसी एक का मैग्नेटिक मोमेंट कोई दूसरा कैंसिल कर देगा, कोई किसी तीसरे का कोई चौथा कैंसिल कर देगा और ऐसे फिर मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो पैरामैग्नेटिक में भी कोई हरकत नहीं होती है, लेकिन जब इन पे मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है, अब क्या करती है वो मैग्नेटिक फील्ड, जो इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको सबको कहती है इधर उधर कहाँ, चलो एक बाइक लाइन से। वो क्या करती है, सबको एक लाइन में ले आती है। और जब सारे मैग्नेटिक मोमेंट एक लाइन में आ जाएंगे तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट फिर अब कैंसिल
और जब कैंसिल नहीं होगा तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलेगा, लेकिन ये भी कमजोर होता है। ये भी क्या होता है? कमजोर होता है। तो इन दोनों में स्लाइट मैग्नेटाइजेशन होता है, नहीं वीक मैग्नेटाइजेशन होता है। ठीक, फिर इसके बाद बारी आती है फेरोमैग्नेटिक। इनका खेला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ताकतवर लोग है ना, ताकतवर लोगों को खत्म करने के लिए वक्त लगता है। ठीक है, रिलेटेबल हो रहा है ये भी, तो वक्त लगेगा। तो इनको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इन दोनों हल्के बुल्कों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग डालेंगे डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, ओके, लिखिए द substance which are slightly magnetized, in the opposite direction of external magnetic field when placed in it, are known as diamagnetic substance. Diamagnetic substance. एग्जाम्पल लिख लीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल याद भी कर लेना। ठीक है, फाइंड आउट में आता है ये क्वेश्चन एमसीक्यू में। ओके, लिखिए एग्जाम्पल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एंटीमनी, बिस्मथ, मरकरी, सारे लिख लीजिए भैया, कोई भी आ सकता है। और नीट में भी आता है एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल का इसका क्वेश्चन आता है। मरकरी, फास्फोरस, जिंक, NaCl, वाटर, एल्कोहल, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा। एल्कोहल, क्वार्ट्ज एक्सेट्रा, मतलब इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब टाइप के आइटम हैं। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, ओके, अब हेडिंग डालेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, चलिए इसको तो अपने आप से लिख लोगे ना, बस उसी वाली डिफिनेशन में अपोजिट हटा दो। क्या लिखी डिफिनेशन है? द सब्सटेंस विच आर स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड इन द अपोजिट, लिखा है ना उसमें, बस डाया से अपोजिट हटा दो, पैरा बन गया। ठीक है, slightly magnetized in the direction of the external magnetic field when placed in an external field is known as paramagnetic. ओके, नोट कर लो जल्दी से, शॉर्ट फॉर्म में कर लो, क्या इतनी आफत है।
ओके, हो गया नोट? एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो भाई। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, प्लैटिनम, प्लैटिनम, क्रोमियम, यूरेनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, एयर, कॉपर सल्फेट, एक्सेट्रा। इसमें भी देखो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों है, ठीक है? सॉलिड लिक्विड गैस इसमें भी क्या है? तीनों है। अब नेक्स्ट निकालो फेरोमैग्नेटिक। हम पेपर के आंसर वाइज लिखवा रहे हैं। ये लोग सोच रहे अभी तक कहानी बताई, लिखाया नहीं अभी वो, तो हम आंसर के हिसाब से लिखवा रहे हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कितना लिखना। अब निकालो फेरो, क्योंकि तीनों एक साथ ही आते हैं ना, बहुत रेयर केस में एक एक आते हैं, वरना ये तीनों एक साथ आते, चाहे 2 में आए, चाहे 3 में आए, चाहे 5 में आए। ठीक है, अमर अकबर एंथनी। ठीक, लिखो फेरो। अब फेरो में क्या चेंज करेंगे? देखो एक की डिफिनेशन याद करनी, चेंज सारे में करना है। फेरो में पैरा वाली पूरी डिफिनेशन लिखेंगे, जब अपोजिट हटाया है वो हटा रहेगा, और उसकी जगह पे एक जगह वर्ड लिखा ना स्लाइटली, उसकी जगह हो जाएगा स्ट्रांगली। क्या हो जाएगा? स्ट्रांगली। तो हिंदी में समझिए, इंग्लिश में लिखिए कि फेरोमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। कैसे मैग्नेटाइज होते हैं? लिखो छम से, 15 सेकंड है। ओके डन। एग्जांपल्स लिखो इसका। आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, स्टील, स्टील, एलनिको, 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 गैडोलिनियम, एक्सेट्रा। एलनिको और गैडोलिनियम एक्सेट्रा। एलनिको तो देखिए आपका ये और ये दोनों जो हैं क्या हैं आपके? ये आपके अलॉयज हैं। एलनिको तो एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट का अलॉय है। एलनिको एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट। ओके, और गैडोलिनियम को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर बहुत सारे हैं। ठीक है, गैलियम है और पता नहीं क्या क्या तमाम सारी चीजें हैं। ठीक, स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। ओके, एलनिको और गैडोलिनियम ये अलॉयज है सारे इन सबके। तो ये हैं वो जिनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन आता है। ठीक, अब हम बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन आता क्यों है। हेडिंग डालिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायामैग्नेटिज्म। ओके,
हाँ भाई, तो किसमें डायामैग्नेटिज्म होता था? जिनमें कैसे इलेक्ट्रॉन हो? इवन, यानी कि पेयर्ड। लिखिए, लिखिए, द डायामैग्नेटिक मटीरियल्स, द डायामैग्नेटिक मटीरियल्स are those materials, are those materials in which only paired electrons are present, only paired electrons are present. So the magnetic moment developed by one electron is cancelled out by other electron, is cancelled out by other electron, and as a result no magnetic moment is inside it. ओके, ये है नॉर्मल केस, ये है आम जिंदगी जो उसकी होती है कॉपर की और इसमें सिल्वर की, ये सब की होती है। अच्छा, इसका मतलब अगर हम कॉपर को किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के सामने ले जाएं तो वो पीछे भागेगा? नहीं भागेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डायामैग्नेटिज्म है, डायामैग्नेटिक रिपल करेंगे तभी तो अपोजिट मैग्नेटाइज होगा। लेकिन आज तक कभी किसी ने देखा है ऐसा? चाहे आप कितना बड़ा मैग्नेट ले लीजिए, कॉपर के सामने रखिए, कॉपर पीछे नहीं हटेगा। अगर अब देखना है इसको कि कॉपर पीछे हटे, तो यहां पर अब आपको एक जो है वो काम करना पड़ेगा। पहली बात तो जो मैग्नेट है वो वाला मैग्नेट लेना पड़ेगा जो आजकल चल रहा है, जो आप लोग रील्स में देखते हैं, सामने रखते हैं तो मिलते हैं ऐसे करके चिंगारी निकल आती है, बहुत खतरनाक मैग्नेटिक फील्ड वाले होते हैं। उसके आप एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखिए तो उसके बीच में अगर हाथ ऐसे रख दिया जाए इन केस, तो वो हाथ को पिच्चा कर दे, हड्डी तोड़ दे, इतनी ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, हाथ तोड़ने की किसी जरूरत नहीं है आपको, अब खरीद भी नहीं पाओगे भाई, बहुत महंगा आता है वो, बहुत महंगा आता है भाई। जो अमीर लोग उनको मैं नहीं कह रहा हूँ मैं, ठीक है, नॉर्मल आदमी नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, खरीदेगा नहीं, बेकार है, किस काम का है भाई? हमारे कोई काम हो तो खरीदा जाए, क्योंकि हाँ, तो तुम्हारे काम का तुम ले लेना। तो लेकिन उस मैग्नेट को भी तुम अगर सामने कॉपर के रखोगे तो कॉपर नहीं खिसकेगा, तो फिर काहे का डायामैग्नेटिक? जब खिसकेगा ही नहीं, हमको पता ही लगेगा, कभी हम देख ही नहीं पाएंगे, तो कैसे? ऐसा नहीं देख पाएंगे, नजरिया बदलना पड़ेगा देखने का। देखिए, जब हम दोनों को एक मेज के ऊपर रखे हैं, चाहे वो लकड़ी की मेज हो, चाहे वो स्टील की हो, तो चाहे वो क्या कहते हैं आपके पत्थर का हो, स्लैब, कुछ भी हो, तो बेटा कॉपर के पार्ट टुकड़े को नीचे वाल फ्रिक्शन रोके रहेगा, नहीं रोके रहेगा। हमको किसी तरीके से फ्रिक्शन कम करना पड़ेगा। अब फ्रिक्शन कम कैसे किया जाए? ऐसा करें, नीचे का सरफेस चेंज कर दें, क्या करें? टब में पानी भरें, पानी में रखें एक लकड़ी का चौकट, गुटका जो तैरे उसके ऊपर, और उसके ऊपर रखते हैं छोटा सा कॉपर का पार्ट, और सामने मैग्नेट लेके जाएं और देखिए अब वो पीछे हटने लगेगा। ठीक है, अब इतने अखराजात नहीं है, वरना हम दिखा देते आपको करके, आप लोग दिख जाते। ठीक, लेकिन आप लोग सपोज कर सकते हैं, क्योंकि सपोज करना बहुत जिंदगी में जरूरी है। सपोज कर रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, तो सपोज कर लीजिए ये भी हो रहा है। ठीक है, तो अब वो पीछे क्यों? क्योंकि वहां पर अब फ्रिक्शन खत्म हो गया है, फ्रिक्शन जो है वो काम खत्म हो चुका है उसका। अब वो लकड़ी और वो कॉपर दोनों ही डायामैग्नेटिक है, दोनों पीछे खिसकेंगे। और न समझ में, थर्माकोल के ऊपर रख लो, और बढ़िया। ठीक है, और न समझ में आए तो टाइटैनिक जहाज के ऊपर रख लो, सबसे बेस्ट। ठीक।
हाँ तो इसकी लिखिए, इसमें आगे ये आम जिंदगी खत्म हो गई, अब मिनटो जिंदगी पे आते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड is applied when an external field is applied on the diamagnetic material, then it increases the speed of one electron and decreases the speed of other electron, and as a result the magnetic moment of one electron increases, and of the other electron decreases, hence a magnetic moment is developed in it which is opposite to the direction of external magnetic field. ओके, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, अपोजिट होगा। अब इसमें पैराग्राफ चेंज करके ब्लैक पेन या अंडरलाइन करके एक पॉइंट लिख लीजिए, डायामैग्नेटिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। डायामैग्नेटिज्म डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ओके, डायामैग्नेटिज्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, ओके। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पैरामैग्नेटिज्म। ओके, पैरामैग्नेटिज्म। जस्ट रिकॉल्स वंस, रिकॉल करते हैं दोबारा। पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है? हाँ भाई, पैरामैग्नेटिज्म में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में रोटेट करेंगे यानी चलेंगे तो उनका ऑर्बिट एक मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, यानी उनका ऑर्बिट एक करंट लूप की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? करंट लूप की तरीके। और उनके पास कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, हर एक एटम के पास होगा, लेकिन सारे एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट होगा रैंडम। किसी का ईस्ट तो किसी का वेस्ट, किसी का ऊपर तो किसी का नीचे, और सारे हो जाएंगे क्या? कैंसिल। लेकिन जब एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे तो सारे एक डायरेक्शन में आएंगे, और एक डायरेक्शन में आने से उनके ऊपर कुछ मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आ जाएगा। ओके, राइट डाउन, लिखिए। पैरामैग्नेटिक्स, इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस
there are some unpaired electrons. There are some unpaired electrons. Unpaired electrons which rotates in their orbits and have some permanent magnetic dipole moment. Some permanent magnetic dipole moment. फुल स्टॉप. आगे लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ each atom is about 10 to the power minus 23 ampere meter square. Okay, next line say, in the absence of external magnetic field, paramagnetic atoms are randomly oriented so they cancel out each other and net magnetic moment is zero. ठीक. अब नए पैराग्राफ से लिखिएगा. when a external magnetic field is applied, then magnetic dipole experiences a torque and align themselves in the direction of field. And as a result paramagnetic substance slightly magnetized in the direction of field. ओके. ठीक. अब दूसरी पैराग्राफ में या दूसरे पेन से लिख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर.
इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है? नेक्स्ट हेडिंग डालेगा क्यूरी लॉ। ये क्यूरी लॉ 1 नंबर में कई बार आया है, क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ ठीक है, क्यूरी लॉ। ओके, देखिए भाई, एक टर्म पढ़ाया था ना, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। सबकी होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पढ़ाई थी। वो डाया की भी होती है, पैरा की भी होती है और फेरो की भी होती है, सबकी होती है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है काईएम, बेटा ये टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है C/T। क्या आ जाता है? और यही जो आपके सामने लिखा हुआ है मैथमेटिकली, यही क्यूरी लॉ है। क्या है? क्यूरी लॉ। मतलब पैरामैग्नेटिक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी? कम हो जाएंगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काई कम होगा, और काई मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। काई क्या है? एक तरीके से मैग्नेटाइजेशन है। ओके, मीजर ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, कितना मैग्नेटाइजेशन आ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे मैग्नेटाइजेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये किसमें है? पैरा में। डाया में ऐसा कुछ भी रहता, डाया से इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, लिखिए अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, क्यूरी लॉ पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काईएम, काईएम is inversely proportional to absolute temperature capital T, absolute temperature capital T, absolute temperature capital T। ओके, ये नोट कर लीजिए, काईएम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी और काईएम इज इक्वल टू C/T। ओके, यहां पे C क्या है? वेयर C इज इक्वल टू क्यूरीज कांस्टेंट। ये क्या है? क्यूरी कांस्टेंट। और T क्या है आपका? टेम्परेचर। और काईएम क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी। चलिए रफ कर दें। अब नई हेडिंग डालेंगे फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। देखिए इसके बारे में हमने कहा था ना, कुछ और बात की जाएगी। देखिए यहाँ पे क्या होता है फेरो में, फेरोमैग्नेटिज्म, इसमें बहुत ज्यादा, बहुत लार्ज अमाउंट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब एक एक सिंगल एटम, एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होता है जो क्या करता है? अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। इतने ज्यादा होते हैं कि ये क्या कर लेते हैं? ये अपना अपना एक इलाका बना लेते हैं। जैसे हम लोग आम जिंदगी में देखते हैं कि एक मोहल्ला है, एक एरिया है, तो उसमें एक ही टाइप के लोग रह रहे हैं। होता है नहीं होता है? उसमें सब एक ही टाइप के लोग रहते हैं, एक ही प्रथा को मानने वाले, एक ही क्या कहते हैं आपके कल्चर वाले, इस टाइप से होता है। तो ऐसे ही फेरोमैग्नेटिक में होता है। फेरोमैग्नेट में क्या होता है कि जैसे ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सपोज दैट, ओके, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो अब ये बहुत सारे ये देखिए ऐसे इस तरीके से
इस तरीके से आपके छोटे छोटे टुकड़े बन गए। अब इन टुकड़ों में क्या हुआ, देखिए इस टुकड़े में सारे इस डायरेक्शन में हैं और इस टुकड़े में सारे इस डायरेक्शन में, ऐसे देखिए, और इसके अंदर सारे ऐसे हैं, इसके अंदर सारे ऐसे हैं, इसके अंदर सारे ऐसे, सपोज कर लिया, इसके अंदर सारे ऐसे नीचे जा रहे हैं, इसके अंदर ऐसे लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक, और इसके अंदर ऐसे क्या बना लिया जाए, अब कौन सा रह गया, ऐसे ऊपर जा रहे हैं। बेटा ये जो छोटे छोटे इलाके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर बन जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो एक सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है, वन लाइनर, डोमेन थ्योरी किसमें पाई जाती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, या डोमेन्स किसमें पाए जाते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। ओके, ये छोटे छोटे डोमेन्स बन जाते हैं। अब ये सारे डोमेन्स रैंडमली ओरिएंटेड हैं। एक डोमेन देखो ऊपर जा रहा है, तो एक नीचे जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, तो कोई राइट जा रहा है, ऐसे करके करोड़ों अरबों डोमेन्स रैंडम ओरिएंटेड होते हैं। अब जब रैंडम होंगे तो क्या होगा, कट जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं। यानी एक लोहे के सामने लोहे का टुकड़ा रखा हो तो क्या ट्रैक करेगा, करेगा नहीं ना, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है, लेकिन एक डायरेक्शन में ना होने की वजह से वो क्या है, बेकार। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, डोमेन। क्या कहलाता है, डोमेन। अब क्या होता है, सुन लीजिए, पूरी बात सुनेंगे कि लिखते चलेंगे फिर सुनेंगे, पूरी सुन लीजिए। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, अब मैग्नेटिक फील्ड के भी दो रूप है यहाँ पर, हो सकता हो ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड हो और हो सकता हो कमजोर मैग्नेटिक फील्ड हो। ओके, तो उसका डायग्राम बनाएंगे तभी लिखते हैं, पहले इतना लिख लीजिए, सुनिए ना क्योंकि सुनेंगे नहीं। लिखिए, लिखिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ferromagnetic substances has large number of unpaired electrons so they have permanent magnetic dipole moment. परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पैराग्राफ चेंज। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, neighboring atoms dipole moment align themselves in a same direction, in a same direction, फुल स्टॉप, दूसरे पेन से लिखिएगा। द स्मॉल एरिया in the ferromagnetic material, in which all the atoms have same direction magnetic moment, is known as domain.
इज नोन एज डोमेन। अब ये डोमेन की डिफिनेशन लिखाई है हमने। आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज डोमेन एक नंबर में, तो इतना लिखेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और लिखना हो तो इसके आगे और लिख बढ़ा लीजिए, आगे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिएगा भाई। नंबर ऑफ एटम्स in each domain is about 10 to the power 17 to TO2, 10 to the power 21, 10 to the power 17 to 10 to the power 21, and size of each domain is about 10 to the power minus 8 meter cube to 10 to the power minus 12 meter cube। ओके, तो साइज बहुत छोटा सा है लेकिन एटम्स बहुत सारे भाई। 10 की पावर 17 एटम्स कम नहीं हो गए, ठीक है। भारत की जीडीपी ज्यादा हो गए एक ही एटम, एक ही डोमेन के अंदर। और ऐसे हजारों डोमेन होते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तुम ये देख लो 10 टू द पावर माइनस 8, अगर एक भी मीटर क्यूब ले लें तो उसमें 10 टू द पावर प्लस 8 डोमेन्स हो जाएंगे। 10 टू द पावर प्लस 8, समझ रहे हो। चलिए ये बना लीजिएगा डायग्राम। अब हेडिंग डालिएगा इसके बाद इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए भाई, अब यहां जरा समझिएगा। देखिए ये हमने बनाया आपका बाहर से, यहां पर कोई फील्ड नहीं लगाई गई। तो ये देखिए 4 डोमेन हम दिखा रहे हैं हर डायरेक्शन के, चारों अलग अलग डायरेक्शन में है, चारों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, ठीक। ये कंडीशन है। लेकिन अब मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई आई ताकत और एच अब 0 नहीं है, इस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड वीक है। कैसी है, वीक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तब ये क्या करती है, तब क्या करती है देखिएगा। क्या किया वीक मैग्नेटिक फील्ड ने, वीक मैग्नेटिक फील्ड ने अपनी डायरेक्शन वाले जितने लोग थे उनको बढ़ा लिया, यानी उसकी डायरेक्शन में जो डोमेन्स थे उन डायरेक्ट डोमेन्स की बाउंड्री को शिफ्ट कर दिया, उनका दायरा बढ़ा दिया। अब बताइए क्या अब ये चारों लोग एक दूसरे को कैंसिल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी अब इस कंडीशन में यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो बेटा जब वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो वो क्या करती है, वो आपके जो उसकी डायरेक्शन वाला डोमेन होता है उसको बड़ा कर लेती है। अब बाकी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक। और उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, अच्छा खासा होगा, ओके, अच्छा खासा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं लास्ट वाली। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ताकतवर होती
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती। ओके, स्ट्रॉन्ग। तो बेटा फिर ये क्या करती, ये सब कुछ नहीं कि तुम्हारी मर्जी, जब ये खूब स्ट्रांग होगी तो फिर इसकी मर्जी। ओके, इसकी मर्जी, ये सारे डोमेन्स को उठा करके अपनी डायरेक्शन में रोटेट कर देगी उठा करके। देखिए इसने क्या किया, सारे डोमेन्स को अपनी डायरेक्शन में घुमा लिया, घुमा लिया, और तो यहां पे और बढ़िया मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। समझ गए बात को? यही काम आजकल हो रहा है हिंदुस्तान में। यह है पूरा हिंदुस्तान बटा हुआ इधर उधर, एक दूसरे को ही काटने पे तुले पड़े हैं। कुछ जगह पे ये मामला चल रहा है और बहुमत पे यह मामला चल रहा है। ठीक है, करो तो मेरी, न करो तो मेरी। बना लो तीनों डायग्राम इसी बात पे। है, मुस्कुरा बहुत रही हो, है? बनाओ जल्दी से। चलिए अब पहला केस इसमें डालिएगा। when weak magnetic field is applied, when weak magnetic field is applied, oblique displacement of boundaries, when weak magnetic field is applied, oblique displacement of boundaries, ओके। लिखिए, when a weak magnetic field is applied, when a weak magnetic field is applied, then the domain in the direction of external magnetic field, then the domain in the direction of external magnetic field increases and as a result magnetic moment is developed in the direction of field, developed in it in the direction of field। ओके, अब दूसरी हेडिंग डालिए, रोटेशन ऑफ डोमेन, ओके, रोटेशन ऑफ डोमेन। लिखिए, when strong magnetic field is applied on the material, when strong magnetic field is applied on the material, then it rotates all the domains in its direction, and as a result a strong magnetic moment is developed। ओके, तो बेटा अगर 5 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा तो मेरी पहली राय तो ये है कि अटेम्प्ट इसको मत करना,
अगर इसके एवरेज में दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला या डेरिवेशन वाला आया हो और वो आता हो प्रॉपर, तो ये मत अटेम्प्ट करना, क्योंकि ये पूरा आएगा एक्सप्लेन डाया पैरा फेरो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मॉडल। ये पूरा डाया पैरा फेरो तीनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे 5 नंबर में। तो भाई बहुत टाइम किल करेगा ये, चाहे जितनी भी जल्दी लिखो 20-25 मिनट ले जाएगा। और इसके अगर आपके ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है बहुत इजी या डेरिवेशन वाला, तो डू इट, उसको कर डालिए। बाकी कुछ नहीं आता तो फिर जो कुछ करे वो कर डालिए, जब कुछ नहीं आता तो सब कर डालिए। उसमें फिर देखने की जरूरत क्या है कि कौन सा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अब आजकल में सिस्टम देखो यही है, जैसे तुम लोगों के साथ लोग करना था ये जब था मैं, ठीक है, अब करना ये भी चाहते हैं लेकिन हो ये भी नहीं पा रहा है सही से, समझ रहे हैं? अरे अभिषेक बड़ी हंसी आ रही है क्यों भाई? करना ये तक चाह रहे लेकिन करना ये चाह रहे हो ये भी नहीं पा रहा है, नहीं समझ पाए? चलो नहीं समझ पाए तो अच्छी बात है, बाकी लोग समझ जाएंगे, कुछ लेट ऑनलाइन देखने वाले भी समझ जाते हैं। ठीक है, एक इसी बात पे एक शेर बहुत दिनों के बाद, इरशाद। चलो अच्छा सुन लो भैया, बहुत दिनों से इसने कहा भी था, मानना तो था ही पंडित जी की बात। स्नैप बना लो यार, जल्दी से बनाओ, बना लो, चुप पे बना लो। हाँ ठीक, अरे इधर से सुन, बहुत दिन हो गए एक शेर, वो जिनका मयार नहीं मेरे मर्तबे को छू पाना, वो जिनका मयार नहीं मेरे मर्तबे को छू पाना, वो नादान मुझसे आगे निकलने की जिद लगाए बैठे हैं। चलिए अब अगली हेडिंग डालिए, बहुत हो गया। ये लो, चलिए अगली हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ डाया पैरा फेरो, प्रॉपर्टीज ऑफ डाया पैरा फेरो। पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए जम से। डाया पैरा फेरो जितनी हो गई, उसके बाद की आप लोग खुद से करेंगे। डाया पैरा फेरो, डाया पैरा फेरो, ओके। ओके फटाफट पहला पॉइंट डाया में जल्दी से एक एक लाइन में लिखेंगे। इट इज स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट, इट इज स्लाइटली मैग्नेटाइज्ड इन अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, ओके। दूसरा पैरा में लिखिए, अपोजिट हटा करके यही पॉइंट उतार लीजिए जल्दी से। इट इज स्लाइटली, पूरा पॉइंट वही उतार लीजिए, अपोजिट हटा दिएगा। स्लाइटली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्ट फॉर्म में लिखिए फटाफट, इसमें लिखिए इट इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, it is strongly magnetized in the direction of field, strongly magnetized in the direction of field, okay। दूसरा पॉइंट it repelled by the magnet, डाया में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, it repelled by the magnet, ठीक है। पैरा में दूसरा लिखिए, इट स्लाइटली अट्रैक्ट बाई मैग्नेट, उसमें लिखिए इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाई मैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाई मैग्नेट,
ठीक, तीसरा पॉइंट जो आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तीसरा पॉइंट डाया में लिखिए, इट गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर सेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी ताकतवर वाले हिस्से से कमजोर हिस्से की तरफ भागता है ये डाया। ओके, अब पैरा वाले में इसका उल्टा लिख दीजिए, इट गोज फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, इट गोज फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। ओके, अब पैरों में भी यही पॉइंट लिख दीजिएगा, इट गोज फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर। बस पैरों में तेजी से जाएगा और पैरा में आराम आराम से। ठीक, ओके, अब देखिए अगला डाया में चौथा पॉइंट, जो इनका म्यू होता है वो म्यू नॉट से कम, जो इनका म्यू होता है वो म्यू नॉट से ज्यादा, और जो इनका म्यू होता है वो म्यू नॉट से बहुत ज्यादा। ओके, हो गया चौथा पॉइंट तीनों में। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जो मैं अलग से ये सब लिखवा रहा हूं। पांचवा पॉइंट, इनका जो म्यू आर होता है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। इनका जो म्यू आर होता है वो 1 से बड़ा और किसी नंबर k से छोटा होता है। यहाँ पे k क्या होगा, एनी नंबर। और जो इनका है म्यू आर वो भाई बहुत बड़ा होता है 1 से, वो बहुत बड़ा हो जाता है। नोट कर लो फटाफट। ओके, हाँ भाई, ये हो गया पांचवा पॉइंट। अच्छा, ये छठा पॉइंट देखिएगा, इनका जो काई होता है वो लेस देन 0 होता है, यानी कि निगेटिव। कैसा होता है, निगेटिव। और निगेटिव होगा बेटा तभी पता लगेगा, क्योंकि देखो काई क्या था, एक बार समझ लो कायदे से। काई क्या था, आई और एच का रेशियो है ना। काई क्या था, आई और एच का रेशियो। तो बेटा जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में आई जाएगा एच से, तभी तो मैग्नेटाइजेशन अपोजिट में आएगा। एच लगाओ अगर राइट साइड पे तो आई चला जाए लेफ्ट साइड में, तभी तो अपोजिट होगा। और जब दोनों अपोजिट होंगे वेक्टर तो उनका रेशियो में माइनस आएगा, नहीं आएगा। तो इसका जो काई होता है वो छोटा और नेगेटिव होता है। पूरा नाम लिख लीजिए यहाँ पर, काई 0 से कम यानी कि स्मॉल एंड नेगेटिव। और इनका क्या होता है काई, इनका क्या होता है काई 0 से बड़ा यानी कि स्मॉल एंड पॉजिटिव। और इनका तो बहुत ही बड़ा होता है काई, वेरी मच ग्रेटर देन 1, बहुत बड़ा। इनके हजारों में बात होगी, 1000 2000। ये बेचारे 10 की पावरों में झूलेंगे, ये बेचारे जो हैं वो 10 की पावर वो भी माइनस में झूलेंगे, -4 -5 इसमें झूलते रहेंगे। और ये भाई साहब सैकड़ों हजारों में निकल जाएंगे। ओके ओके, देखिए ये मेन पॉइंट हमने आपको 6 लिखवा दिए हैं। अगर 3 नंबर में डिफरेंस आता है तो आप लोग ये पॉइंट तो लिख लेंगे। इसके बाद 1-2 पॉइंट आप लोग सुन लीजिए, जो आप खुद से अगर दिल करे तो लिख लीजिएगा, नहीं दिल करे तो पेपर के टाइम एक बार पढ़ लेना, याद आ जाएगा। थ्योरेटिकल पॉइंट है। देखो इनको जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, देखो यार डायग्राम बनाई दे इसका छोटा सा, हटाओ खत्म करो। जहां इतना खर्चा हो गया वहां एक ले ही लेते हैं। जैसे ये नॉर्थ है ये साउथ है,
इनको इसके सामने रखा तो बेटा नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा और साउथ के सामने, तभी तो रिपल होगा, होगा नहीं होगा। और इनमें क्या होगा, इनमें नॉर्थ के सामने साउथ और साउथ के सामने नॉर्थ बनेगा। ओके, इनमें उल्टा होगा इसके। इनमें तो कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनके अंदर तो सब मैग्नेटाइजेशन बहुत कस के हो रहा है। इनके यही 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिखने की जरूरत है बस। हैं फेरो में यही वाला डायग्राम फिर तो बना लो। फेरो में सारी प्रॉपर्टी पैरा वाली, बस लार्ज अमाउंट में। बात समझ रहे हो? फेरो में सारी प्रॉपर्टीज वो मिलेंगी जो पैरा में मिलती हैं, बस अमाउंट बढ़ जाएगा, ताकत बढ़ जाएगी। ठीक है? ओके, एंड दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर थ्योरी। चैप्टर थ्योरी खत्म हो गई। ठीक।